मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो मूर्ति कला से संबंधित है, जो निवेता मैडम द्वारा ली गई क्लास का एक पाठ है। हाँ, तो हम अशोककालीन मूर्तियों की बात कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनकी ओपदार ये मूर्तियां थी, मतलब एक पॉलिश से सजाई गई मूर्तियां थी। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में कुछ समय पहले जो तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन पर भी ओप है, जो कि अशोक काल के बाद में बनी है, या उनके पोते ने बनवाई है, या कुछ अन्य चित्रकार अन्य लोगों की मूर्तियां हैं। मौर्य युग में जिस बौद्ध वास्तुकला का विकास हुआ, वह ब्राह्मण धर्म के मंदिरों के वास्तु से हर तरीके से जब हम देखेंगे तो अलग है। लेकिन मंदिरों के दीवारों, तोरणों और इन पर अप्सराएं, गंधर्व जैसे जो सिद्ध यक्ष मूर्तियां बनी है, उनको मौर्य काल में भी उसी तरीके से अपनाया गया है। अजात शत्रु, जिसको मैंने परखम की यक्ष की मूर्ति बताया था, इसको अजात शत्रु की मूर्ति भी कहते हैं, मणिभद्र भी कहते हैं, मथुरा से प्राप्त है, मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। थोड़ी सी कुछ एक वन लाइनर वाले टाइप की मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद रखनी है। और जैसे कहते हैं ना कि ये अक्सर कर प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे ऐसे पूछा जाता है, मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने किसके शासनकाल में मिलते हैं? तो आप याद रखिए, या सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या थे? तो अशोक के काल के अशोक स्तंभ थे। ठीक है, अशोक स्तंभ थे। मौर्य काल में कला का प्रधान केंद्र क्या था? तो याद रखिएगा, सारनाथ था। मौर्य वंश का चिन्ह क्या था? तो मैंने आप लोगों को बताया है, मयूर का अंकन। मौर्य वंशीय चिन्ह जो था, जहां हर स्थान पर वो मयूर का अंकन करते थे। सांची के मोर का भी अंकन इसीलिए करते थे, इससे पहले नंद वंश था। और मोर कहते हैं ना, सुंदरता का प्रतीक तो होता ही है, होता ही होता है। एक इसके उसमें किंवदंती है कि ये सांप को खाता है, और जितना खाता है उसके बाद जोड़ देता है। किसी ने देखी नहीं ये बात, पर ऐसा उनकी अपनी धारणा थी कि मौर्य वंश जो है, हम मयूर की भांति हैं। अपनी अलग विशेषता रखते हैं कि विषैली से विषैली चीज को का भी अंत कर सकते हैं। हम देखते हैं, सांची के स्तूप के पूर्वी द्वार पर व लौरियानंदगढ़ की निचली सतह पर मयूर अंकित हमको मिलता है। ठीक है, अशोक की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोककालीन लिपि को तो आप याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप 1837। हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत अच्छे। अशोक के स्तंभों का प्रयोग किस लिए किया गया, ये आप लोगों को मैंने बताया था। बताना जरा, क्यों बनवाए भैया अशोक ने अपने स्तंभ? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हाँ, धर्म प्रचार के लिए। एक लाइन में कहें तो धर्म प्रचार के लिए। अशोक के समय वेदिकाओं को किस नाम से जाना जाता था? बोधि मठ के नाम से। वेदिकाएं जो होती थी, ये बोधि मठ के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, स्तंभों को एक अन्य नाम अशोक की लाट से भी जाना जाता था। पूछ लेते हैं, अशोक के शिलालेख या शिला स्तंभों को क्या कहा जाता था? तो आप अशोक की लाट को चुनेंगे। अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन है, बताइएगा। क्या बोल रहे वेदिका हो? वेदिका जो वेदिका होती थी उनको क्या बोला जाता था? वेदिका चौकी होती थी, जो पीठिका, जो बैठने के लिए। वेदिकाओं को बोधिमठ। ओके। तो अशोक का सबसे सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। नहीं, दिल्ली टोपरा।
सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा, ठीक, सारनाथ का तो वो मेन ही है, वो स्तंभ है। और जो इधर का है एक स्तंभ लेख, ये दिल्ली टोपरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? प्रश्न उठता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो आप याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। अशोक की माता का नाम क्या था? देखो, मौर्य काल में सम्राट अशोक को जरूर रामा। पढ़ना है। सुभद्रांगी। हाँ, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता था? तो अशोक वर्धन कहा जाता था। अशोककालीन स्तंभों का निर्माण कितने भागों में हुआ? आपसे एक लाइन में पूछा जाए। 2 भागों में, ठीक, बहुत अच्छे। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं? इसी बहाने प्रश्न भी होते चल रहे हैं। सिंह की। पशुओं की, सबके लिए कहें, हाँ, पशुओं की। अशोक के अधिकांश लेख हमें किस भाषा में मिलते हैं? तो ब्राह्मी भाषा में मिलते हैं। भाषा प्राकृत थी और राजकीय भाषा जो थी, राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और बोलचाल की भाषा पाली थी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, राजकीय उच्च वर्ग के लोग प्राकृत भाषा का वो करते थे और राजकीय भाषा पाली थी। सारनाथ का दूसरा स्तूप क्या कहलाता है और किस काल में बना? सारनाथ में जो दूसरा स्तूप बना, हमें किसने? खंडी का। सॉरी क्या बताएं, कभी कभी कुछ बिनबुलाए मेहमान आ ही जाते हैं। 2 मिनट मैनेज कर लो थोड़ा। चलो, हम बात कर रहे हैं सारनाथ के स्तंभ में जो चक्र बना है, इसका व्यास कितना है? 2 फीट 9 इंच है। सारनाथ का दूसरा स्तूप धम्मेक स्तूप जिसका नाम है, ये गुप्त काल में बना हुआ है। ठीक है। सांची का प्राचीन नाम क्या था? किसी को पता है? काकन्यकूट। हाँ, काकवाण या काकन्यकूट। सांची को चैत्य भित्ति के नाम से भी जाना जाता है और सबसे प्राचीन भव्य स्तूप सांची का स्तूप ही है। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, पर एक एक लाइन में जो, अगर आप 1 लाइनर वाला लिखना चाहते तो लिख सकते हो। राजप्रसादों का निर्माण मगध का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था महागोविंद, इसके निर्देशन में हुआ था। और मंदिर के सबसे पहले साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? तो अशोक के समय अशोकेश्वर मंदिर बना था, यही हमको मंदिर का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की व गुर्जरा, ये 2 अभिलेख हैं जिन पर अशोक का नाम उत्कीर्ण है। एक और प्रश्न है, रामपुरवा का बुल कैपिटल कहाँ संग्रहित है? बताना। खूब प्रश्न आता है। इलाहाबाद। नहीं, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। प्रदीप जी लिख रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। और रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ जो है, इसे किसने मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना है या तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना है? पता है आपको? निहार रंजन रे ने रामपुरवा के वृषभ शीर्ष स्तंभ को तक्षण या मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मौर्यकालीन कला की विशेषताएं, मौर्यकालीन कला, उसके समय क्या क्या बना, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। लगभग 2-3 दिनों में ये सारी चीजें पूरी कर ली।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब हमारा शुंग सतवाहन काल, अभी हम लोगों ने पीछे में मैंने इसको दोहराया था शुंग सतवाहन काल के समय में, क्योंकि सांची के स्तूप में शुंग काल का भी हाथ था, सतवाहन काल का भी हाथ था, इसलिए हम लोगों ने शुंग और सातवाहन काल को दोहराया। हाँ, ये रामपुर का जो है बैल की मूर्ति है, देख लीजिए आप लोग, वृषभ या बैल कहेंगे। तो अब हम जब शुंग काल में बढ़ रहे हैं और ऐसे 188 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी तक मानते हैं इसको। वैसे 184 से 75 बीसीवी शुंग काल को माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शताब्दियां आपको मिलेंगी, पर अगर आप ज्यादा मान्यताओं वाले देखोगे तो आप एक मानक समय 184 से 175 184 से केवल 75 बीसी तक इसको रख सकते हो। ठीक है, तो नीलोफर क्या लिख रही हैं वही लिख लो। मौर्य काल, नीलोफर आप कितने टाइम ज्वाइन हुए हो? बहुत थोड़ा निकला होगा। मैंने मूर्तियां ही बताना शुरू की थी और बाकी रिकॉर्डिंग कर दी है, और ये रिकॉर्डिंग कर दी है, तो आप लोग सुन लेना। कहाँ से आए हो नीलोफर, कहाँ पर से आए हो आप? मैम आपने जहाँ से रिकॉर्डिंग लगाई है ना, तो थोड़ा सा निकल गया था। अच्छा, मैंने मूर्तियां बताई थी, तो मूर्तियां केशव जी ने लिखी हैं, अभी केशव जी दोहराएंगे मूर्तियां, दोहराइए। मैम बेसनगर में यक्ष की मूर्तियां मिली हैं जो तेली के नाम से जाना जाता है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। एक वाराणसी से त्रिमूर्ति मूर्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भारत कला भवन वाराणसी में है। उड़ीसा से शिशुपालगढ़ की यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। विदिशा में पेरू और बेतवा में। जी मैम। केशव एक मिनट, त्रिमुखी यक्ष है, ठीक है, मूक्ष नहीं है, है यक्ष, त्रिमुखी यक्ष, ठीक। बाकी लिख लिया जी आपने, मैम। अच्छा है। तो यही मैं मूर्तियां बता रही थी। चलो, और जो छूटा होगा कल फिर से दोहरा लेंगे, है ना। आज थोड़ा सा शुंग काल को समझ लेते हैं। बहुत अच्छा, आपने लिख लिया है और आपने बताया भी। तो सबसे पहले जब शुंग काल आता है 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, ये किधर चला? तो उत्तर भारत में चला। अब भाई उत्तर भारत किधर है, बताना। मैम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस तरफ आएंगे। इधर उत्तर भारत में इसके ये चला। और इसकी स्थापना किसने की थी, या शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग काल प्रसिद्ध रहा है कला एवं स्थापत्य के लिए, क्योंकि जो कला मौर्य काल में शुरू हुई थी, पनपी थी, वो चरम पर पहुंचती है शुंग और कुषाण काल में। ठीक है, इसके कला का विषय लौकिक था, और अशोक के द्वारा यहाँ जो 84,000 स्तूप जो थे इनको नष्ट कर दिया था, ऐसी एक मान्यता मिलती है या ऐसी एक किंवदंती मिलती है, कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने। जबकि ऐसा शायद नहीं हुआ हो, पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको लगा सकते हो, क्योंकि इसे बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता था, पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, थोड़ा सा शुंगों के विषय में भी हम जानते चलेंगे। और शुंग वंश के नाम से जब ये प्रसिद्ध हुआ, लगभग इसी समय एक वंश और चल रहा था, सतवाहन वंश। इसका आरंभ मौर्य वंश के साथ ही हो चुका था, और इसका एक पराक्रमी राजा था खारवेल। खारवेल जो कि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे आगे चलकर पुष्यमित्र शुंग को इसने परास्त कर दिया और पूरे उत्तर भारत में विजय स्थापित की, विजय प्राप्त करके अपने राज्य की स्थापना कर दी थी। और इस युग में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियों की रचना हुई। स्तूप के निर्माण के साथ साथ मंदिरों का, गुफाओं का और नई नई कलाकृतियों का रचना, इनका निर्माण हुआ।
शुंग राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु स्तूप और गुफाओं का निर्माण करवाया और यह निरंतर चलता रहा। इस समय के बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकला के नमूने हमें सांची के जो प्रवेश द्वार हैं, जिनका निर्माण हमने आपको पहले ही बता दिया है, किसने करवाया था? शुंगों ने करवाया था। और इनका अलंकरण, सांची के द्वारों की बात कर रही हूं मैं, तो इनका अलंकरण किसने करवाया था? सतवाहनों ने करवाया था। जैसा कि हम लोग सांची को, जब सांची का स्तूप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, निर्माण अशोक ने करवाया, बाहरी गेटों का निर्माण शुंगों ने करवाया और उनका अलंकरण सातवाहनों ने करवाया। ठीक है। और भरहुत का स्तूप जो है, यह भी एक शुंगकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। हम देखते हैं अगला स्तूप हमारा जो है भरहुत का स्तूप है। और ये क्या हुआ? कोई बात है क्या? मूर्तिकला स्टार्ट हो गई क्या? हाँ जी, मूर्तिकला स्टार्ट हो गई। हम लोग प्रागैतिहासिक काल की मूर्तिकला को समझते हुए, वैदिक काल को समझते हुए, उसके बाद क्रम से अगर देखें ना, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल देखा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखी, फिर वैदिक काल देखा, फिर प्राक मौर्य काल देखा, और उसके बाद मौर्य काल में चल रहे हैं। मौर्य काल भी अपना समाप्त हो चुका है। अब हम शुंग और कुषाण काल में चल रहे हैं। ओके। अच्छा, कोई बात नहीं नीशु, जब जागो तभी सवेरा। कोई ना कोई काम रहा होगा तभी आप ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं है। अभी लगभग हफ्ता या 1.5 हफ्ता हुआ है मैंने इसको शुरू किया है मूर्तिकला को। तो हम शुंग काल में चल रहे हैं। शुंग काल में एक स्तूप आता है हमारा, भरहुत का स्तूप। ठीक है। जब जागो तभी सवेरा लाइन इज बेस्ट लाइन है। थैंक यू संगीता। तो भारहुत या भरहुत, कुछ भी बोलो, भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है। शुंग काल की मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र अगर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर जो आता है वो भारहुत का स्तूप आता है, जो शिल्प कला की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह स्तूप कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में नागौद रियासत है एक, यहाँ पर सतना नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर स्थित है। और यह इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ईंटों से हुआ है। ठीक है। अगर हम इसका स्टेशन देखेंगे ना, तो इलाहाबाद जबलपुर के बीच में एक लंगखा स्टेशन है, इसी के निकट पर स्थित है, इसी के पड़ोस में स्थित है। इसका उत्खनन सन 1876 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने करवाया था। ठीक है। और इस स्तूप के चारों ओर बाढ़ व स्तंभों के बहुत से अवशेष जो मिले, वो कलकत्ता संग्रहालय भिजवा दिए। किसने भिजवा दिए? तो जनरल कनिंघम ने इस स्तूप से मिले हुए जो अवशेष थे, जो साक्ष्य थे, उनको कलकत्ता संग्रहालय में भिजवा दिया। ठीक है। इस स्तूप का जो है निर्माण, हाँ, 76 है क्या मैम, हुआ? 76 या 73 है, कनिंघम ने जो खोज की थी। 76 76 भी मिलता सर है, मैम 73 भी मिलता है। ठीक है। ओके मैम। 73 भी मिलता है, 76। आप राशि रस्तोगी को देखोगे तो 76 है। ठीक है। आप रीता प्रताप को देखोगे तो 86 और 1876 है। या जब रीता प्रताप को देखोगे तो 1873 मिलता है। आप दोनों रखिए, जो ऑप्शन में है वो चुनिए। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 73 चुनिए। ठीक है। ओके मैम। क्लियर? याद दोनों रहने चाहिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जैसे इस बार कोलकाता वाला प्रश्न डाल दिया गया, ऐसे ही आपको डाल दिया कि 76, तो आप बैठे हो नहीं 73 ही था, अब 76 कहाँ से हम इसमें चुन लें? तो आपको मैम हम दोनों याद रखना। याद था इसीलिए मैम बोला। ओके। हाँ,
73 भी मिलता है और 76 भी। मैंने किताबें भी बता दी, इनके में आपको 76 मिलेगा, उनके में आपको 73 मिलेगा। ठीक है, आपने गलत नहीं बताया था, तो सही किया आपने बता दिया। और हाँ, केशव ने भी लिखा था 76 है। शुद्ध हिंदी में लिख दिया भैया। अब अंक मुझे शुद्ध हिंदी वाले समझ में जल्दी नहीं आते हैं। क्या करें, हिंदुस्तानी होके बताओ, हिंदी वाले अंक समझ नहीं पाते हम लोग। नहीं इतना भी नहीं, पर हाँ मैंने बता दिया ना कि शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती थी इनको समझने में। तो हम बात कर रहे हैं भरूच के स्तूप की। कनिंघम ने इसकी खुदाई करवाई। मैम आज का क्लास रिकॉर्ड मिलेगी ना? हाँ मिलेगी मिलेगी, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो भी बोल रहे हो। यह स्तूप जो है, इसके निर्माण की बात करें हम ना, तो ये चुनार जैसे लाल एक रवादार, मतलब भुसभुसा पत्थर आप लोगों ने देखा होगा, जो कैसे कहें, हल्की सी रेत मिला हुआ रवादार पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसके नीचे का व्यास जो है ये 68 फीट था। भरूच के स्तूप का नीचे का व्यास जो था 68 फुट था, और इसके चारों ओर तोरण द्वार थे। इन पर भी जैसे हम सांची के स्तूप में अभी देख के आए कि चारों तरफ शिल्पाकृतियां बनी हुई थी, तो इसको सजाया गया था, शिल्पाकृतियां अंकित थी, और चारों ओर पत्थरों की एक विशाल बाड़ थी जो कि 7 फुट 1 इंच ऊंची थी। शुंग काल में भरूच का जो स्तूप बना था उसकी बात हम कर रहे हैं, और बार बार दोहराते इसलिए जा रहे हैं ताकि जो लोग बाद में जुड़े हों या जो लोग इधर उधर हट गए हों छोड़ के, तो वो सुनते जाएं। ठीक है, इसकी भीतरी समाधि, अब जो जैसे एक चीज देखा आपने कि एक बाहरी कोई भी चीज होती है गोला, एक उसकी बाहरी माप होती है, एक आंतरिक माप होती है। इसकी भीतरी समाधि स्तूप 12 इंच लंबी व 3.5 इंच मोटी ईंटों का बना हुआ है। एक ईंट की लंबाई जो थी 12 इंच और उसकी मोटाई 3.5 इंच थी। ठीक है, और जो प्रवेश करना या प्रवेष्टिनी थी, इसके चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार थे जो कि 20-20 फीट ऊंचे थे। ठीक है, ये आप लोग, मैम हम, अरे वाह आप लोग बहुत काम करते हो। सही में, लेकिन होना भी चाहिए पढ़ने वालों के लिए। स्थान जरूरी नहीं है कि आप बंद के बैठे हो पढ़ रहे हो, कभी कभी आप काम करते करते भी पढ़ सकते हो, है ना? क्योंकि हम उस समय का, ऐसा तो है नहीं हमारा दिमाग बिल्कुल, जब भी काम कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं सोचते हैं, तो इससे अच्छा कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। ठीक है, और इससे मेमोरी भी शार्प होती है। जैसे अब मैं अपनी सुनने की नहीं कह रही, जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस समय अगर खाली हो, ऐसा नहीं है कि मतलब काम करते हुए भी हमारा माइंड थोड़ा सा फ्री होता है, तो आप याद करो कि अभी मैंने घंटे 2 घंटे पहले क्या पढ़ा था, देखना कितना कम याद आता है, और बाकी दुनिया की कहानियां याद आ जाएंगी दिमाग में। पर अगर ऐसे याद करने चलो ना कि ये टॉपिक में पढ़ के आई हूँ, चलो माइंड माइंड में रिवाइज कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो नहीं याद आता। अक्सर कर ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इनको रिवाइज करने की आदत डाल लें तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है और आपको जल्दी याद होती हैं चीजें, वो भूलती नहीं है। हम बात कर रहे हैं भरूच के स्तूप की। यहाँ पर 4 तोरण द्वार हैं थे जो कि 20-20 फुट ऊंचे थे। स्तूप में बाड़ थी, तोरण द्वार और स्तंभों और बड़ेरियां, बड़ेरियां मैंने आपको बताई थी, सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर आप लोगों ने देखी थी। हर जगह पर बौद्ध कथाएं अलंकृत थी। बौद्ध कथाओं का, जातक कथाओं का अलंकरण था। और बेलें, लहराती हुई बेलें आप लोगों ने देखी होंगी, इनको गोमूत्रिका बेलें भी कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण हुआ था या अंकन किया गया था। और पूर्व की ओर के तोरण द्वार पर एक लेख है जिससे ये पता चलता है कि इसका निर्माण शुंग काल में किया गया। सारे क्वेश्चन मार्क खत्म यहीं पर हो जाते हैं। जब लेख मिल गया और यह सिद्ध हो गया कि इसका निर्माण शुंग काल में हुआ, तो नो डाउट। ठीक है, जनरल कनिंघम ने जो बताया है उनके अनुसार हम देखते हैं कि भरहुत के शिल्प का वर्णन उन्होंने किया है, लगभग 40 जातक कथाओं का दृश्य,
बुद्ध के जीवन से संबंधित 6 ऐतिहासिक दृश्य और लगभग 40 यक्ष यक्षिणियां व देवी देवताओं के साथ नागराज, उनकी बड़ी मूर्तियां और उनके नाम भी इन पर अंकित हैं या इनका उत्कीर्णन किया गया है। पशुओं की मूर्तियां भी बनी है, साथ में बहुत से प्रकार के यहाँ पर पेड़ बने हैं और मूर्तियां भी काफी ज्यादा सजीव लगती हैं। ठीक है, तो भरहुत की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और देखेंगे। बेनी माधव बरुआ नाम सुना होगा आपने। बेनी माधव बरुआ ने कहा कि यह स्तूप 3 विभिन्न कालांतरों में निर्मित किया गया होगा। उनने 3 विभिन्न कालांतरों में इसका निर्माण माना। बरुआ ने मौर्य अथवा मौर्य उत्तर काल से लगभग 100 वर्षों तक यह निर्धारित किया कि 100 वर्षों तक इसमें जो है निर्माण हुआ, पर ऐसा लेख में नहीं मिलता। और एक मजूमदार, आप मजूमदार का नाम सुने होंगे। मजूमदार ने भरहुत के स्तूप के निर्माण को विभिन्न कालक्रम और अभिलेखों के आधार पर मान्यता दी। उनका अनुमान था कि भरहुत के अभिलेख लगभग 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व के अंतर तक लिखे गए हैं। उस पर जो लेख अभिलेख हैं 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व के अंत तक या अंतर तक यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से सामान मिला था 1875 ईस्वी में, उसको संग्रहित करवा दिया गया। तो मुझे लगता है कि 76 जो इन्होंने दिया है मीनाक्षी जी ने, किस बेस पर दिया है जब 75 तक यहाँ का सामान जो है सब संग्रहित करवा दिया गया। अब हम बात देखते हैं भरहुत के स्तूप की रचना। तो अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में इसके ईंटों से बना हुआ है। पत्थर मैंने बताया आपको लाल रंग का रवादार चुनार बलुआ पत्थर था और तले की व्यास की ऊंचाई मैंने बना दी और बाकी सांची की तरह ही इसका निर्माण हुआ है। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिला है या क्या विषय वस्तु है। बुद्ध चरित, जातक कथाएं, मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य और देव समुदाय, ये भरहुत के कला की जो है विषय वस्तु है। विषय वस्तु वो होती है जिसका आप चित्रण करते हैं, जो आप चित्रण के लिए चुनते हैं। और उस समय के समाज की और कुलीन सामान्य व्यक्तियों व स्त्रियों का अंकन भी हुआ है। पशु जगत का, अलंकारिक कला का भी अंकन आपके भरहुत के स्तूप में देखने को मिलता है। ठीक है, भरहुत के दृश्यों में बुद्ध के जीवन की बहुत सी घटनाओं का अंकन हुआ है। उनमें अगर हम देखते हैं जन्म, जिसको आप जाति भी बोलते हैं, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, परिनिर्वाण का अंकन और हीनयान परंपरा में प्रतीकात्मक रूप में, यहाँ भी महायान का प्रयोग नहीं हुआ अभी। ठीक है, बुद्ध के मानवीय रूप को दर्शाने के स्थान पर क्या किया गया है, स्त्री और हाथी का संबंध दिखाकर जन्म की घटना को दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप जब देखते हैं, बुद्ध के जीवन के चारों प्रमुख घटनाएं जो कि क्या थी, बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं, एक तो जन्म, दूसरा उनका गृह त्याग, तीसरा उनको ज्ञान प्राप्ति और चौथा उनका महापरिनिर्वाण। तो इन घटनाओं का अंकन हुआ है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं शुंग काल में भरहुत के स्तूप की। आज हम लोग भरहुत का स्तूप ही पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो जो बुद्ध धर्म से संबंधित दृश्य अंकित हैं, उनमें श्रावस्ती में बुद्ध का चमत्कार और स्वर्ग में देवताओं को बुद्ध द्वारा उपदेश, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा एवं उत्सव, बुद्ध के स्वर्गावतरण से संबंधित संकिसा का रत्न क्रम, फिर अनाथ पिंडक सृष्टि द्वारा बुद्ध को जीवतन विहार का दान और प्रसेनजित द्वारा बुद्धचर्या, दूसरा मुचलिंद नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा।
कुछ ऐसे दृश्य आपके भरूच के स्तूप में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जतवन क्या होता है? हैं? जतवन दान, जतवन दान क्या था? जेतवन दान, जेतवन बिहार का दान, एक वन बिहार जहां पर ये रहते थे। ठीक है। ओके मैम। एक स्थान था जिसको उन्हें जैसे कहते हैं ना कि रहने के लिए उनको दान दिया गया था। वैसे तो अलग अगर जेवन या ऐसे करके शाब्दिक अर्थ निकाले तो दूसरा निकलेगा। वो स्थान था जो इन्हें दान दे दिया था उन्होंने। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमको यक्षिणियां मिली हैं उनके नामों में सिरिमा, ये भरूच से मिली है। सुदर्शना, 4 देवियां हैं जो सिरिमा, सुदर्शना, चूला कोका और चूल कोका। 2 चूल कोका मूर्तियां हैं सिरिमा की, सुदर्शना की। ये यक्षिणियों की मूर्तियां हैं। ठीक है। मानव जीवन के प्रयोग में आने वाली बहुत सी वस्तुओं का अंकन, जैसे गहने, कपड़े, बर्तन, बाजा, बना, नाव, रथ, ध्वज, इन सब का राज चिन्हों का अंकन आपके भरूच के स्तूप में हुआ है। और बहुत से अलंकरणों में अगर हम देखते हैं तो कमल, माला, कटहल जैसी चीजों का, और बेलें, जिनको हम क्या कहते हैं, गोमूत्रिका बेलें बनी हुई है। गोमूत्रिका मतलब लहरदार बेलें, तिरछी तिरछी सी। ठीक है। गोल मंडलाकारों में गजलक्ष्मी और बेलों के बीच में गहने बनाए गए हैं जो गोल गोल हैं। गजलक्ष्मी कैसे पता चलता है कि गजलक्ष्मी है? मतलब 2 हाथी, एक मूर्ति की, एक स्त्री की मूर्ति बनी है, 2 हाथी इसके दोनों तरफ से इसके ऊपर जल छोड़ रहे हैं। ठीक है। जातक दृश्यों में कुछ दृश्य काफी हास्यास्पद से भी, मजाकिया से भी हमको मिलते हैं, जैसे बंदरों से संबंधित दृश्य हैं। जैसे हम एक यहाँ पर दृश्य देखते हैं ना, तो बंदरों का एक समूह पूरा गाजा वाजा लेकर जा रहा है, और एक जगह पर मनुष्य का दांत एक बड़े जो हम लोग देखते हैं ना प्लक, संडसा, इससे उखाड़ा जा रहा है और एक हाथी द्वारा खींचा जा रहा है। अब सोचो एक मनुष्य का दांत इतना बड़ा भाई हो सकता है? तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद कहानियों का भी अंकन आपके भरूच के स्तूप में मिलता है। ठीक है। एक यहाँ पर आधा बना हुआ 2 मंजिला भवन है। इसकी छत पर कुछ स्त्रियां हैं जो इंद्र की सभा की अप्सराओं की भांति प्रतीत होती हैं, वो नृत्य कर रही हैं। तो इंद्र की सभा में नृत्य करती अप्सराएं कहाँ पर मूर्ति उत्कीर्ण है? तो आप याद रखिए कहाँ है? भरूच में है। और इनके नाम भी अंकित हैं। जो स्त्रियां हैं यहाँ पर, इनके नाम अंकित हैं: सुभद्रा, सुदर्शना, मित्रकेशी व अंबुसा, अलम्बुसा। ये नृत्यांगनाएं हैं, या जो भी कहें, वहां पर स्त्रियों की मूर्तियां अंकित हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में नृत्य और संगीत का कोई स्थान नहीं था। वहां कहते हैं ना, भोग विलास का कोई स्थान नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ मान्यताओं से हटके भी मिलता है। सांची और भरहुत के शिल्प जो है लोक जीवन से अनुप्रेरित थे। यही कारण है कि यहाँ पर हमको नृत्य के चित्र भी मिलते हैं। भरूच की शिल्प में सबसे उत्कृष्ट जो है अर्धचित्र है, अगर कहें ना, अर्ध उत्कीर्णित है या लो रिलीफ में ही ऐसे, माया देवी का स्वप्न और जतवन दान। ठीक है। माया देवी के स्वप्न वाले में शांत भाव से माया देवी सोती हुई दिखाई गई हैं। और माया देवी का स्वप्न आई थिंक आप लोग को पता होगा, उसकी कहानी बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और जितवन दान की कथा भी काफी सुंदर अंकित है। ठीक है। क्या है इसमें? एक अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से उतनी ही स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य पर भूमि ली थी जितनी उस पर बिछ जाए। कि मतलब जितनी भूमि पर मुद्राएं बिछ जाए उतनी ही मुद्राएं हमें दीजिए, तब हम भूमि बेचेंगे। अनाथ पिंडक को यह भूमि बुद्ध को दान देनी थी। भरूच के इस अर्धचित्र में मोहरें गाड़ियों से उड़ेल कर जमीन पर बिछाई जा रही हैं और राजकुमार जित खड़े हैं, और अनाथ पिंडक भी जल की झारी लेकर बन का दान कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा जितवन दान क्या था। ओके।
बुद्ध पूजा का भी अंकन इस भरहुत के स्तूप पर किया गया है। यहाँ के शिल्पी ने कमल के बहुत से आलेखन बनाए हैं। ठीक है। अगर हम कुछ और उदाहरण देखते हैं तो कमल के वृत्ताकार चित्र है, मतलब वृत्ताकार उत्कीर्ण चित्र है, और वज्रासन तथा बोधि वृक्ष की पूजा का दृश्य यहाँ अंकित है, और बोधि वृक्ष के दोनों ओर चैत्य अंकित हैं, जो कि, और इसी के साथ दो उड़ते हुए गंधर्वों का अंकन भी भरहुत में हुआ है। ठीक है। तो ये तो आपका भरहुत स्तूप हो गया, और मुझे लगता है कि भरहुत के विषय में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। यहाँ से यहाँ के कुछ टुकड़े हैं जो कई जगह पर अलग अलग संग्रहित हैं, उनको भी एक बार आप देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं कहाँ कहाँ इनके इसके जो है अवशेष संग्रहित हैं, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसके अवशेष संग्रहित हैं, भारत कला भवन वाराणसी में इसके अवशेष संग्रहित हैं, और राम भवन संग्रहालय सतना में संग्रहित हैं, और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में भी इसके जो है अवशेष संग्रहित हैं। अगर हम बात करें कि भरहुत को किस शैली में रखा जा सकता है अलंकरण में, तो वानस्पतिक शैली में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेलें हैं, जो चित्र हैं, हर चित्र में कहीं न कहीं लता और बेलों का अंकन हमें जरूर मिलता है। ओके। अगला हम जो कल पढ़ेंगे, कल शायद आप लोगों का क्लास नहीं होगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है थोड़े से काम से। अगर मैं जल्दी आ जाती हूँ तो मैं करवाऊंगी, क्लास करूंगी, और अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग वेट ना करिएगा। ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी के चैत्यग्रह अगले दिन हम पढ़ेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ, और इसके बाद वेशनगर का लेख, ये हमारे शुंग काल के हो जाएंगे। उसके बाद आएगा सातवाहन काल। ठीक है, जिसमें आएगा अमरावती का स्तूप, नागार्जुन कोंडा, भाजा का चैत्य, नासिक का चैत्य, बिरसा का चैत्य, कोडान का चैत्य, पीतलखोरा की गुफाएं, कार्ले का चैत्य, बहुत सारे चैत्य, कन्हेरी की गुफाएं, ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़ने मिलेंगी? सातवाहन काल में। ठीक है।